नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। आप इसको @एग्रीसार के नाम से यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं और पसंद आने पे आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन और उसमें भी स्पेसिफिकली हमने इंटरनल फैक्टर था उसको इन डेप्थ में पढ़ा था। अभी हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को पढ़ेंगे एंड लास्ट सेशन में मैंने कहीं न कहीं एक्सटर्नल फैक्टर के इंट्रोडक्शन टॉपिक्स बता दिए थे कि किस-किस कैटेगरी में हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्रॉप प्रोडक्शन को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कि क्रॉप की ग्रोथ कैसे होगी, कैसे प्रोडक्टिविटी आएगी और कैसा यील्ड मिलेगा हमें ना। तो क्रॉप ग्रोथ, डेवलप एंड प्रोड्यूस यील्ड ये जो आएगी वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, राइट? तो जो पहले आपने कभी सुना होगा जो हमारे पुरखे, हमारे जो माता-पिता, दादाजी लोगों के वक़्त आप सुनते आते थे कि जो है वो फसल के लिए हम लोग बारिश का इंतज़ार करते थे और हम लोग क पानी की पहले सुविधा इतनी थी नहीं खेती में, राइट? इरिगेशन का उतना मैकेनिज़्म नहीं था। तो वो हम लोग जो इंतज़ार करते थे, तो उस वक़्त भी क्लाइमेटिक फैक्टर की जब बातें की जाती थी, वो ये आज भी है। आज बारिश की बात नहीं मानो तो कहीं न कहीं सूखा पड़ने के कारण, पानी का वाटर लेवल लो होने के कारण, तेज़ हवा चलने के कारण, ये कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी क्रॉप को स्टिल इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में समझते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब कहीं न कहीं से पानी का सोर्स अरेंज करना क्रॉप के लिए, है ना? तो प्रेसिपिटेशन जो है वो मेजर सोर्स है क्रॉप के लिए वाटर का। तो प्रेसिपिटेशन के सोर्सेज़ हमारे पास बारिश, रेन का होना, स्नो का होना, स्लीट का होना, हेल का होना। तो रेनफॉल अगर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का आज भी बहुत सारे रीजन्स के लिए। तो जब बहुत कम बारिश हो तो ऑब्वियसली सूखा पड़ना, विल्टिंग आ जाना मतलब पौधों को प्रॉपर पानी की सप्लाई ना होने के कारण उसमें स्ट्रेस आ जाता है। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स में अंदर ट्रैवल करने चाहिए और फ्रूटिंग तक पहुँचना चाहिए, जो यील्ड तक पहुँचना चाहिए, जो जो सीड होता है उस तक पहुँचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुँच पाता है तो उसकी ग्रोथ होती है वो इम्पैक्ट होती है एंड अल्टीमेटली लो यील्ड होता है। ज़्यादा पानी होने से वाटर लॉगिंग होती है। मतलब कहीं न कहीं जड़ों को हवा, पानी का और इनऑर्गेनिक मैटर का एक बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है और वाटर लॉगिंग होने के कारण जो होता है रूट्स सड़ने लगती हैं, हमारी जड़ें होती हैं सड़ने लगती हैं और न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। तो अब एक लाइन और लिखी है कि स्नो जो होती है, जब हम लोग स्नो की बात कर रहे थे कि स्नो एक्ट्स एज़ अ ब्लैंकेट फॉर विंटर क्रॉप। तो बहुत सारे ऐसे विंटर क्रॉप थे जिनको स्नो की जो लेयर रहती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। इट इज़ लाइक इग्लू हमने जब पढ़ा था हमारे स्कूल्स में हम पढ़ते थे, इग्लू कैसे अंदर से गर्म रहता है एंड बाहर से पूरा स्नो का बना रहता है। तो वो जो कहीं न कहीं क्रॉप को एक शील्डिंग का काम करता है और वो अंदर से गर्म रखता है, एक्सट्रीम कोल्ड में। साथ ही साथ में जब गर्मी आती है तो वो पिघल कर वो पानी के तौर पर पौधे को मिलता है, राइट? स्लीट और हेल की बात करें तो ये ज़्यादातर डैमेज ही करते हैं, इनसे फ़ायदे नहीं हैं और ये कहीं न कहीं क्रॉप यील्ड जो रहता है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैंने फ़ोटो साइड में लगाए हैं रेफ़रेंस के लिए बारिश का, सूखा पड़ने का, बर्फ़ का, स्नो का एंड स्लीट एंड हेल का जिसमें आपको ओले के जो साइज़ रहते हैं उसपे स्लीट और हेल डिसाइड होता है बट कहीं न कहीं ये इतना समझना है हमें कि बर्फ़ के जो ओले होते हैं, बर्फ़ के जो गोले ऊपर से बारिश के जो क्रिस्टलाइज़ हो जाते हैं और वो जो गिरते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। तो मूविंग नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर से प्लांट की प्रोसेसिंग पूरी इम्पैक्ट होती है, राइट? एंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। तो पौधे भी अपना खुद खाना बनाते हैं और अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो एक टेम्परेचर होता है जो उसके लिए बहुत फ़ेवरेबल होता है एंड वो एक टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं। उनको पता है कि वो मिनिमम कितने टेम्परेचर में आपकी फसल अच्छी रहेगी, उससे कम गया तो और ख़राब हो सकती है या तो फिर एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है रेंज का वो और उससे ज़्यादा गया तो फसल पे इम्पैक्ट आता है, राइट? तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ मेन मेजर क्रॉप्स के मेंशन किए हैं जो आप रेफ़रेंस के लिए ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गेहूँ का, तो गेहूँ के लिए आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्रीज़ है। बट हम भी समझते हैं कि अगर वातावरण है, तो वो एक फ़िक्स्ड टेम्परेचर नहीं हो सकते। कोई घर का एसी नहीं है जिसमें हम लोग टेम्परेचर फ़िक्स कर दें, राइट? तो यहाँ पर चेंजेज़ होते रहते हैं। तो ये जो रेंज है 4.5 डिग्री से 32 डिग्री के बीच की, अगर इस टेम्परेचर रेंज में क्रॉप रहता है तो सर्वाइव करेगा या इससे ज़्यादा हुआ 32 से ऊपर गया या 4.5 डिग्री से कम गया, तो वो जो व्हीट है उसकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। सिमिलर इज़ विथ राइस, राइस का 10 से 38 डिग्रीज़ का रेंज एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 32 डिग्रीज़।
आगे हम पढ़ते हैं मेज़ के बारे में। मेज़ का टेम्परेचर 8 डिग्रीज़ एंड 43 डिग्रीज़ का मैक्सिमम मिनिमम रेंज दिया है एंड 20 डिग्रीज़ का एक ऑप्टिमम रेंज दिया है। आगे बढ़ते हैं शोरगम पे। शोरगम में भी 12 डिग्री से 40 डिग्री तक का रेंज है एंड 25 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिमिलर इज विद टोबैको। टोबैको का भी एक रेंज दिया है 12 से 35 डिग्रीज का एंड 29 डिग्रीज का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया, इफ टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द ऑप्टिमम रेंज, प्लांट एक्सपीरियंस स्ट्रेस, रिड्यूस ग्रोथ एंड स्टेरिलिटी या इवन डेथ भी आ सकता है प्लांट की। स्टेरिलिटी मतलब ग्रोथ रुक जाना, रिड्यूस ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाना एंड स्ट्रेस तो ऑब्वियसली आएगा ही। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे उससे पहले मैं फोटो रेफरेंस के लिए मैंने दिखाया, जैसे ये सूखा पड़ने पे गेहूं की फसल का, या कोल्ड स्ट्रेस में ठंड के कारण ज़्यादा बर्फ जम जाने के कारण, फ्रॉस्ट डैमेज होने के कारण, वो इमेजेस मैंने रेफरेंस के लिए दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के लिए पढ़ते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रेफरेंस से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अब ह्यूमिडिटी जो रहता है वो वाटर बैलेंस प्लांट के अंदर रहता है, उसको इम्पैक्ट करता है या बीमारियों का इम्पैक्ट होता है। तो वो कभी आपने सुना होगा किसान साथियों के मुंह से कि बारिश पड़ गई या एकदम गर्मी आ गई, एकदम उमस हो गई, जिसके कारण फसल पे कीड़े लग गए। तो ये जो इम्बैलेंसेस रहता है ना, ये ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्रॉप को और कहीं न कहीं डिसीज़ डेवलप होती है क्रॉप में। तो मैं अगर लो ह्यूमिडिटी की बात करूँ, तो लो ह्यूमिडिटी में होता क्या है कि जब आपके पास ये पौधा लगा है और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कमी है, तो जब लॉस जो होगा प्लांट से, जो लीव्स का जो इवोपरेशन होगा, कहीं न कहीं गर्मी ज़्यादा रहेगी, तभी आप देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर में है वो मॉइस्चर कम हो गया, ह्यूमिडिटी कम हो गया, तो वाटर लॉस जो है वो लीव्स से ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण होता क्या है कि अब ये लॉस नहीं होगा, ये एवापोरेट नहीं होने वाला है। तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इवोपरेशन ज़्यादा करने के लिए, एंड कहीं न कहीं टेम्परेचर लिमिटेड ही है, राइट? जो सूरज से पड़ रहा है, जो गर्मी आ रही है। तो ये ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपीरेशन जो बोलते हैं, साँस लेना, या पौधे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, उस दौरान जो पानी का इवोपरेशन है वो कम होता है। एंड इवन स्लो न्यूट्रिएंट मूवमेंट भी होता है। तो पानी का एक एप्रोप्रिएट लेवल पे इवोपरेशन होना या ट्रांसपीरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही प्रेशर वो क्रिएट करता है प्लांट के अंदर, ताकि आप जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो पूरे प्लांट के अंदर मूव कर पाएँ। कहीं न कहीं जब हाई ह्यूमिडिटी रहती है, तो फंगल ग्रोथ एंड बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ जो रहती है, वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने सुनी होगी, जैसा मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था। फ़ोटोज़ लगाई है मैंने रेफ़रेंस के लिए। तो पत्तों पे कीड़े पड़ना या फिर बीमारी लगना, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। अगला पढ़ते हैं हम लोग, सोलर रेडिएशन, जो फोर्थ टॉपिक है हमारा। तो कहीं न कहीं ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर किया है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, पीएआर के नाम पे। आप देखेंगे 70-80% जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं न कहीं मैच करेंगे एंड आपको ना ज़्यादा रिलेवेंस मिलेगा अगर आप मेरे उस वीडियो को रेफर करेंगे। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोलर रेडिएशन के केस में। पहले तो ये समझना है कि हम लोग को जो सोलर रेडिएशन, उसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट जो रहता है वो सनलाइट से अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड सनलाइट से ही फ्लावरिंग और पूरे पौधे का मूवमेंट। ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सन को देखकर अपना रोटेशन करते हैं। वो सारे फैक्टर्स जो रहते हैं वो सोलर रेडिएशन के थ्रू इम्पैक्ट होते हैं। तो मैं फोटो पीरियडिज्म एक टर्म है जो आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। फोटो पीरियडिज्म जो होता है, डे लेंथ की लाइट कितना वक्त तक उजाला रहा, कितने वक्त तक धूप रही, उससे जो आपके क्रॉप रहता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि अगर मैं शॉर्ट डे प्लांट बोलूं, तो वो प्लांट्स जिनकी 12 घंटे से लेस देन 12 आवर्स का जो आपका डे पीरियड होता है, जो लाइट होती है, जो लेंथ होती है डे की, उजाले की जो लेंथ रहती है, वो अगर कम रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। उसके एग्जाम्पल है राइस, सोयाबीन, इसमें और एक एग्जाम्पल है कॉटन, है ना, स्वीट पोटैटो, ये कुछ एग्जाम्पल है। लॉन्ग डे प्लांट्स डेफिनेशन से आपको समझना है, जो ग्रेटर देन 12 आवर्स जिनका डे लेंथ हो। तो वो केसेस में एग्जाम्पल आता है, वीट है, स्पिनच है, ओट्स हैं, कैरेट हैं, पोटैटो है। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, मतलब फोटो पीरियडिज्म जो रहता है वो क्रॉप को।
एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स भी होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको कोई इम्पैक्ट नहीं रहता कि आपका जो डे लेंथ है वो ज़्यादा है या कम है, या बहुत कम इन्फ्लुएंस रहता है, ना मात्र के बराबर। तो एग्जाम्पल है मेज़, टोमेटो, इसमें और एग्जाम्पल में आता है ब्रिंजल, ब्रिंजल, चिली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक फोटोट्रॉपिज्म के बारे में आपको बताऊंगा। फोटोट्रॉपिज्म में होता क्या है कि प्लांट्स जो रहते हैं वो खुद को बेंड करते हैं या उस तरफ ग्रो करते हैं जहां पे वो मैक्सिमम सनलाइट कैप्चर कर सके। आप समझ सकते होंगे, आपने देखा होगा पौधों की ग्रोथ जहां पे सूरज होता है उस दिशा की ओर जाता है। तो ये फोटो ट्रॉपिज्म होता है। जैसे कि ये मैंने फोटो से समझाया, देखो विंडोज पे सनलाइट आ रही है पर वो एक लिमिटेड एरिया पे आ रही है, एंड आपका जो गमले रखे हैं वो उसके साइड से रखे, तो प्लांट्स अपने आप को ऑटोमेटिकली बेंड करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उनको मैक्सिमम सनलाइट का कवरेज मिलेगा, ताकि वो अपना खाना आसानी से बना सके, राइट। मैंने पीएआर के बारे में जैसे बताया था कि 400 एनएम की जो वेवलेंथ होती है से 700 एनएम तक की जो वेवलेंथ होती है, ये मैंने फोटो से भी आपको बताया। यहाँ पे एक रेफरेंस ये फोटो है, ये आप मेरे पुराने वीडियो को अगर रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इन डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मेरे हिसाब से अभी पीएआर को उतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं। तो ये वो रेडिएशन होता है, पीएआर वो रेंज होता है वेवलेंथ का जो 400 एनएम से 700 एनएम के बीच में लाई करता है, और यही प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए मूविंग नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं विंड वेलोसिटी के बारे में। विंड वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने साइड में फोटो लगाया एक जेंटल ब्रीज और स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट ब्रीज के बारे में। तो आपकी जो जेंटल ब्रीज ब्रीज रहती है वो बहुत पॉजिटिव रहती है, बहुत इंपैक्टफुल रहती है, एंड वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ये मतलब फसलों के बीच में होता क्या है कि आपको, वजह से मैंने इससे पहले भी पॉलिनेशन का एक वीडियो था उसमें मैंने डिटेलिंग दी थी, एंड मैं पहले भी ये बताना चाह रहा था कि जो मेरे वीडियो है बेसिक्स है, फाउंडेशंस है, और पुराने वीडियो ही नेक्स्ट वीडियो को प्रमोट करते हैं। तो आप देखेंगे पॉलिनेशन के ऊपर जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था कि मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं, वो पॉलिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट उन मेल और फीमेल पार्ट्स में जो पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू होता है, मे बी थ्रू एनिमल्स या बर्ड्स हो सकती हैं, मे बी थ्रू विंड्स, थ्रू वाटर। तो जो विंड्स वाला है यहाँ पर विंड वेलोसिटी वो वाला पार्ट इम्पैक्ट करता है, एंड वो पॉलिनेशन में मदद करता है। CO2 अवेलेबिलिटी टू लीव्स, अभी क्या होता है प्लांट जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो कंजेस्टेड पोजीशन पे अगर वो लोग पैक्टेड रहते हैं, अगर उनको खेती की लाइन अगर देखी जाए, फसल अगर लगाई जाती है और वहां पर वो बहुत कॉम्पैक्टली लगे हुए हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होता है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज जब करते हैं प्लांट्स, तो उनको कहीं ना कहीं, आप जानते हैं CO2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके फूड प्रोसेसिंग में। तो वो जब वो रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, तो उनको तकलीफ होगी अपना फूड बनाने के लिए और कहीं ना कहीं ग्रोथ में। तो जो अब फ्रेश एयर आएगी तो वो कहीं न कहीं पुश करेगी पुरानी एयर को, तो ऑक्सीजन जो है वो मूव होगी और एंड उनको कहीं न कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी फ्रेश एयर है वो रिप्लेस करेगी, जिसके कारण वो प्लांट की ग्रोथ जो रहेगी वो सफोकेटिंग फील नहीं करेगा एंड वो अच्छा ग्रो करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग विंड से लॉजिंग होती है। लॉजिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने लास्ट वीडियो एंड मेरे शॉर्ट में भी बताया था। इस शॉर्ट्स में मैंने ये भी दिखाया था कि लॉजिंग से दो तरीके की होती है, एक रूट लॉज और एक स्टेम लॉज। तो या तो जड़ से उखड़ना, या तो डाल, या फिर वो प्लांट स्टेम से टूट जाना। मैंने दो तरीके से बताया था लॉजिंग। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्रॉप्स जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड में गिर जाते हैं, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली ये फोटो मैंने जो दिखाई है साइड में आप देखेंगे, गिर गया तो इसकी फसल जो रहती है वो इम्पैक्ट होगी, और वो आगे मे बी वो डैमेज होने के कारण वो फसल ना भी, उसमें से कुछ आउटपुट ना निकले, राइट। एंड ट्रांसपीरेशन भी बढ़ता है, अगर हवा ज्यादा रही तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा लीव से, एंड कहीं ना कहीं मॉइस्चर का स्ट्रेस आएगा, पौधों पे एक इम्पैक्ट आएगा कि मॉइस्चर कम है या उनके पत्तों में सूखापन आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन भी होता है जब हवा तेज चलती है। तो विंड के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर्स हैं। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस का। एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसा कि आपको अभी ही टर्म एक क्लियर हुआ था कि CO2 तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड जनरेशन के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन की बात करें तो रूट्स रेस्पिरेशन में, जब रूट्स को, जब हमारा जो सॉइल रहता है जिसमें से जड़ें लगी रहती हैं, तो जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए रहती है।
एंड लीव्स को चाहिए रहती है CO2 एंड जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए रहती है। तो वो ऑक्सीजन भी आप समझ गए कि रूट रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हेल्दी क्रॉप बनती है। मैंने इमेज में यहाँ पे दिखाया, CO2 से लीव्स, रूट्स पे ऑक्सीजन एंड ओवरऑल हेल्दी क्रॉप इनसे बनता है। बट बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्लांट को हार्मफुली इम्पैक्ट करती है, जिसमें O3 मतलब ओजोन आता है, SO2 आता है, सूट आता है, NOx आता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस से एमिशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्लांट के लीव्स को इम्पैक्ट करता है। प्लांट के फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स में ट्रांसपीरेशन के लिए पोर्स रहते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है उसके कारण, एंड अल्टीमेटली क्रॉप यील्ड रहती है वो कम होती है। तो आप देखोगे ये डिट्रीमेंटल गैसेस जो हैं, उसमें ओजोन टिश्यू डैमेज करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रहता है वो यील्ड आउटपुट को ही कम कर देता है। एंड SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड रहता है वो एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड उसमें सॉइल जो रहता है ओवरऑल वो सॉइल ही एसिडिफाई हो जाता है। और प्लांट के लिए एसिडिक सॉइल जो रहता है वो आउटपुट को इम्पैक्ट करता है, राइट। तो आई होप ये वाला जो सेशन था मैं आपको अच्छे से कन्वे कर पाया, समझा पाया। ये सेशन में ज़्यादा टेक्निकलिटी थी, और मैं चाहूँगा किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एक्सपेक्टिंग, ये मेरे को उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हेसिटेट नहीं करिएगा, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।